जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में द सिलेक्शन ग्रुप बिहार द्रवा का क्वेश्चन बैंक कंप्लीट करेंगे और इस क्लास में जो है ना आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें चैप्टर का नाम होगा फिजिक्स। ठीक है, और इसके पहले इस बुक में जो है ना पॉलिटी करवा चुके हैं पूरा। अगर आप चेक कीजिएगा आपको शुरू से जो है लास्ट तक पॉलिटी मिल जाएगा। उसका एक जो है ना मैराथन क्लास आपको मिल जाएगा 12 घंटा का, तो जाके चेक कीजिएगा आपको सारा क्लास मिल जाएगा। ठीक है, तो पॉलिटी करवा चुके हैं, एक और चैप्टर करवाएं, बायोलॉजी करवाएं। ठीक है, लेकिन आज के इस क्लास में जो है ना फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और क्लास को लास्ट तक देखिएगा, तभी जो है ना आपका 100% फ़ायदा होगा। और लास्ट तक क्लास देखने के बाद अगर क्लास अच्छा लगे तो सभी लोग क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जितने भी लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और बहुत ही मज़ा आएगा। आप लोग हेडफोन लगा के आराम से जो है ना क्लास को देखिए, बहुत ही मज़ा आएगा। आपका सारा क्वेश्चन जो है ना आपका इस क्लास में आपको रटवा देंगे। ठीक है, पूरा अच्छे समझ में आएगा। जब क्लास को पूरा देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा किस प्रकार जो है ना क्लास करवाया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, तो फिजिक्स है, चैप्टर नंबर कितना है, तो 8 है। ठीक है, तो चलिए देखिए, बिहार पुलिस अवर निरीक्षक एसआई प्रारंभिक परीक्षा देखिए 2008 में एग्जाम हुआ था। तो जितने भी क्वेश्चन फिजिक्स का पूछा गया है ना आपको सारे क्लास में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए बिहार पुलिस अवर निरीक्षक एसआई प्रारंभिक परीक्षा हल प्रश्न कितना है, 23/4/2008 को एग्जाम हुआ था, उसी का जो है ना सारा फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डायनेमो, अब जो है ना क्लास को ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न में से किसको परिवर्तित करता है, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न में से किसको परिवर्तित करता है, बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक ऊर्जा को किस में करता है, विद्युत ऊर्जा में करता है। ठीक है, तो डायनेमो जो है रूपांतरित किस में करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए इसका डिटेल देखिए। कह रहा है कि डायनेमो एवं जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को जो है ना विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है। ठीक है, आगे देखिए ऊर्जा रूपांतरित करने वाले प्रमुख क्या है, उपकरण दिया हुआ है। ठीक है, नीचे देखिए डिटेल है। तो कह रहा है विद्युत मोटर जो है ना किसको रूपांतरित करता है, तो विद्युत मोटर जो है ना विद्युत ऊर्जा को किसमें करता है, यांत्रिक ऊर्जा में करता है। ठीक है, तो सिंपल याद रखिएगा कि विद्युत मोटर जो है ना किस में रूपांतरित करेगा, तो विद्युत ऊर्जा को किस में करेगा, यांत्रिक ऊर्जा में करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है सोलर सेल, सोलर सेल किस में करता है, तो सौर ऊर्जा को जो है ना विद्युत ऊर्जा में करता है। किस में करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। ठीक है, और नेक्स्ट है सितार, सितार और गिटार किस में करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में करता है। ठीक है, तो सितार आएगा तो गिटार आएगा, तो किस में करेगा, तो यांत्रिक को किस में करेगा, ध्वनि में करेगा। ठीक है, तो विद्युत को यांत्रिक में कौन करता है, तो विद्युत मोटर करता है, और सौर ऊर्जा को विद्युत में कौन करता है, तो सोलर सेल करता है, और सितार गिटार आएगा तो क्या हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कह रहा है विद्युत सेल, विद्युत सेल अगर किस में करेगा, तो रासायनिक ऊर्जा को किस में करता है, तो विद्युत ऊर्जा में करता है। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रोफोन, माइक्रोफोन किस में रूपांतरित करता है, तो माइक्रोफोन जो है ना ध्वनि ऊर्जा किस में करता है, विद्युत ऊर्जा में करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर किस में करता है, तो विद्युत ऊर्जा को किस में करता है, ध्वनि ऊर्जा में करता है। ठीक है, तो लाउड स्पीकर आएगा तो क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। ठीक है, नेक्स्ट है ट्यूबलाइट या क्या है, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट या विद्युत बल्ब किस में रूपांतरण करता है, तो विद्युत ऊर्जा को जो है ना प्रकाश ऊर्जा में करता है। ठीक है, और मोमबत्ती किस में करता है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं किस में करता है, उष्मा ऊर्जा में करता है। ठीक है, ये सभी पॉइंट जो है ना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध क्या थे, बताइए। अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध क्या थे, बताइए। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भौतिक शास्त्री थे। क्या थे, भौतिक शास्त्री थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में कह रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन 14 मार्च 1879 से जो है ना 18 अप्रैल 1955 एक में जो है ना एक जर्मन मूल के क्या थे, भौतिक विज्ञानी थे। ठीक है, और उन्हें जो है ना आधुनिक भौतिकी का क्या है, जनक माना जाता है। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि आधुनिक भौतिकी का जनक किसे माना जाता है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन को माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आइंस्टीन को सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा सूत्र E = mc² के लिए जो है ना जाना जाता है। ठीक है, तो आइंस्टीन को सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा सूत्र E = mc² के लिए जो है ना जाना जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि उन्होंने क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत भी क्या है, महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, और इन्हें जो है ना 1921 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। किनको, तो अल्बर्ट आइंस्टीन को मिला है। और नेक्स्ट है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है आइंस्टीन के जो है ना 3 प्रमुख सिद्धांत दिए गए थे। एक है विशिष्टता सापेक्ष का सिद्धांत किसने दिया, तो आइंस्टीन ने दिया। ठीक है, तो विशिष्ट सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया, तो आइंस्टीन ने दिया। और प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत किसने दिया, तो आइंस्टीन ने दिया। और द्रव्यमान जो है ना, द्रव्यमान क्या है, तो ऊर्जा समतुल्य का सिद्धांत किसने दिया, तो ये सिद्धांत, और E = mc² किसने दिया,
तो आइंस्टीन ने दिया, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है धातु के प्लेट पर निश्चित ऊर्जा के आघात के कारण धातु का प्लेट, कह रहा है कि धातु के प्लेट पर निश्चित ऊर्जा के आघात के कारण धातु का प्लेट इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करने लगता है। इस घटना को जो है ना प्रकाश विद्युत प्रवाह कहते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज सर्वप्रथम किसने किया? तो हर्ट्ज ने किया था। कौन किया था? तो हर्ट्ज किया था, ठीक है। तो प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज सर्वप्रथम किसने किया? तो हर्ट्ज किया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे, निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं, किससे करते हैं बताइए? निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं, किससे करते हैं बताइए? विद्युत धारा का मापन किससे करते हैं बताइए? तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एमीटर से करते हैं। किससे करते हैं? एमीटर से करते हैं, ठीक है। तो आगे कह रहा है एमीटर द्वारा जो है ना विद्युत धारा का मापन किया जाता है और इसमें एक पैमाना होता है जिसकी सहायता से धारा का मान एम्पियर में क्या होता है? ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें एक पैमाना होता है जिसकी सहायता से क्या करते हैं? धारा का जो है ना मान एम्पियर में जो है ना ज्ञात किया जाता है, ठीक है। और एक आदर्श एमीटर का क्या है? प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध क्या होगा? तो शून्य होगा, ठीक है, याद रखिएगा। और आगे कह रहा है एमीटर को हमेशा जो है ना विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में जो है लगाया जाता है, ठीक है। तो एमीटर को हमेशा विद्युत परिपथ के श्रेणी में क्या होता है? तो लगाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है वोल्ट मीटर के बारे में। वोल्ट मीटर के बारे में कह रहा है कि इसका इस्तेमाल, मतलब वोल्ट मीटर का इस्तेमाल विभवांतर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि विभवांतर ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। विभवांतर ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है परिपथ में हमेशा समानांतर क्रम से में जो है जोड़ा जाता है, ठीक है। तो परिपथ में हमेशा समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और आगे कह रहा है कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? अनंत होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो अनंत होता है। और वोल्ट मीटर को जो है ना पोटेंशियोमीटर भी क्या कहा जा सकता है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर को जो है ना पोटेंशियोमीटर भी कहा जा सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है कि जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा बताइए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा बताइए? तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। तो कह रहा है कि जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में जो है ना प्रकाश क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। और प्रकाश की चाल माध्यम के ताप से क्या होता है? स्वतंत्र रहता है, ठीक है। तो प्रकाश की चाल माध्यम के ताप से क्या होता है? स्वतंत्र रहता है, ठीक है। और प्रकाश क्या है? तो विद्युत चुम्बकीय क्या है? तरंग है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है जबकि ध्वनि क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग होता है। यहाँ पे क्वेश्चन याद रखिए कि प्रकाश क्या है? तो अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। जबकि ध्वनि क्या है? तो अनुदैर्ध्य तरंग होता है, ठीक है। तो प्रकाश बोलेगा तो प से प्रकाश, इसमें प है ना, तो प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। और ध्वनि क्या है? तो अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है। आगे करा कि प्रकाश की वेग की गणना सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश की वेग की गणना सबसे पहले किसने किया था? तो रोमर नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है निर्वात। करा निर्वात यह हवा में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। याद रखिएगा कि निर्वात यह पूछेगा हवा में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। और आगे करा कि प्रकाश निर्वात में भी क्या करता है? गमन कर सकता है, ठीक है। और आगे करा जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे में जाती है तो अपने मार्ग में जो है ना विचलित हो जाती है, ठीक है। और इस विचलन को क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। यहाँ से देखिए नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। देखिए प्रवर्तन अवर निरीक्षक दरोगा नियुक्ति परीक्षा पढ़ा था कब? 26/8/2012 को पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन फीस का पूछा गया उसको डिटेल देखते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि न्यूटन की गति के कितने नियम है बताइए? कह रहा है कि न्यूटन की गति के कितने नियम है बताइए? तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितने? तो 3 है। कितने? तो 3 है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि न्यूटन के गति के जो है ना 3 नियम है दिए हैं। न्यूटन ने गति के जो है ना 3 नियम दिए हैं। और आगे कह रहा है कि न्यूटन के पहले गति नियम से जो है ना क्या मिलता है? बल का परिभाषा मिलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि न्यूटन के पहले गति नियम से क्या मिलता है? तो बल का परिभाषा मिलता है, ठीक है। और नेक्स्ट है न्यूटन के द्वितीय गति नियम से जो है ना बल का व्यंजक और फार्मूला प्राप्त होता है, ठीक है। तो न्यूटन के पहले गति नियम से क्या मिलता है? तो बल का परिभाषा मिलता है। और न्यूटन के द्वितीय गति नियम से क्या मिलता है? तो बल का व्यंजक या फार्मूला प्राप्त होता है, ठीक है। और न्यूटन के तृतीय गति नियम से जो है ना बल की प्रकृति का पता चलता है, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि जड़त्व का नियम जो है ना किसने दिया? गैलीलियो ने दिया था। आगे कह रहा है कि न्यूटन का पहला गति नियम ही क्या है? जड़त्व का नियम है। याद रखिएगा कि न्यूटन का पहला गति ही नियम क्या है? तो जड़त्व का नियम है।
और जड़त्व का नियम क्या होता है, तो कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहता है। यदि वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहेगा, यदि विराम में है तो क्या है, विराम में रहना चाहेगा। ठीक है, तो याद रखिए जड़त्व का नियम क्या कहता है, कहता है कि प्रत्येक वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहता है। यदि वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहेगा, यदि विराम में है तो वह विराम में रहना चाहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है आइजैक न्यूटन के बारे में कह रहा है। ये आइजैक जो न्यूटन थे ना, ये क्या थे, एक महान जो है ना वैज्ञानिक थे। क्या थे, एक महान वैज्ञानिक थे। और न्यूटन का जन्म 25 दिसंबर 1642 को इंग्लैंड के जो है ना लिंकनशायर में हुआ था। ठीक है, तो न्यूटन का जन्म 25 दिसंबर 1642 को जो है इंग्लैंड के लिंकनशायर में हुआ था। और वे क्या थे, एक गणितज्ञ और भौतिक वैज्ञानिक और ज्योतिष और क्या थे, दार्शनिक थे। कौन, न्यूटन। ठीक है, और न्यूटन को जो है ना फिजिक्स का क्या बोलते हैं, पिता कहा जाता है। ठीक है, और न्यूटन ने गति का नियम दिया था और गुरुत्वाकर्षण का नियम भी क्या है, न्यूटन ने दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं, बताइए। एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं, बताइए। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 746 वाट होते हैं। कितने होते हैं, 746 वाट होते हैं। ठीक है, तो कह रहा है हॉर्स पावर अश्वशक्ति का क्या है, मात्रक होता है। ठीक है, और बड़े इलेक्ट्रिक मोटर का जो है ना रेसिंग हॉर्स पावर में होता है। ठीक है, तो बड़े इलेक्ट्रिक मोटर का रेसिंग हॉर्स पावर में होता है। देखिए क्या है, तो W, KW, MW, TW मतलब वाट, किलोवाट, मेगावाट इत्यादि। वाट, किलोवाट, मेगावाट इत्यादि कह रहा है शक्ति की क्या है, तो मात्रक है। ठीक है, आगे देखा कह रहा है कि जब इसमें समय से गुना कर दिया जाता है तो ये ऊर्जा का क्या होता है, मात्रक बन जाता है। ठीक है, जैसे में क्या है, वाट सेकेंड, वाट घंटा जिसको WH से डिनोट करेंगे, और किलोवाट घंटा इत्यादि। ठीक है, आगे कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा, कह रहा है विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है, तो किलोवाट घंटा है। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है, तो किलोवाट घंटा है। और 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 गुना 10 बराबर 6 जूल होता है। ठीक है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 गुना 10 बराबर 6 जूल होता है। और ऊर्जा एवं कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि फारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है, बताइए। कह रहा है कि फारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है, बताइए। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि ताप मापने के लिए अलग अलग पैमाने का जो है ना प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिसमें से प्रमुख कौन कौन है, तो सेल्सियस है, सेल्सियस पैमाने हैं, और क्या है फारेनहाइट पैमाना, और क्या है केल्विन पैमाना है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि ताप मापने के लिए अलग अलग पैमाने का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें क्या क्या है, तो सेल्सियस पैमाना, फारेनहाइट पैमाना, और क्या है, तो केल्विन पैमाना है। ठीक है, नेक्स्ट है सेल्सियस पैमाना। सेल्सियस पैमाना क्या होता है, तो कह रहा है इस पैमाने का आविष्कार स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि सेल्सियस पैमाने का आविष्कार किसने किया था, तो सेल्सियस पैमाने का आविष्कार जो है ना स्वीडन के वैज्ञानिक कौन किया था, सेल्सियस किया था। ठीक है, सिंपल याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है सेल्सियस पैमाने के बारे में बोल रहा है। कह रहा है इस पैमाने में हिमांक जो है ना 0 डिग्री सेल्सियस पर भाप बिंदु को जो है ना 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या है, अंकित किया जाता है। ठीक है, तो सेल्सियस पैमाने के बारे में कह रहा है कि इस पैमाने में हिमांक को 0 डिग्री सेल्सियस व भाप बिंदु को 100 डिग्री सेल्सियस अंकित किया जाता है। ठीक है, तथा इनके बीच की दूरी को जो है ना 100 बराबर भागों में जो है ना बांट देते हैं, और प्रत्येक भाग को जो है ना 1 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फारेनहाइट पैमाना। फारेनहाइट पैमाना क्या है, तो कह रहा है इसका आविष्कार, फारेनहाइट पैमाना का आविष्कार जर्मन वैज्ञानिक फारेनहाइट ने किया था। और फारेनहाइट पैमाना का जो है हिमांक कितना होता है, तो 32 डिग्री फारेनहाइट, एवं भाप बिंदु कितना होता है, तो 212 डिग्री फारेनहाइट है। ठीक है, और इनके बीच की दूरी को जो है 180 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। किसको, तो फारेनहाइट पैमाना को। ठीक है, और डॉक्टरी थर्मामीटर का रीडिंग जो है ना फारेनहाइट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है केल्विन पैमाना। केल्विन पैमाना क्या है, तो कह रहा है इसमें हिमांक जो है 273 केल्विन, एवं भाप बिंदु का बात करें कितना, 373 केल्विन होता है। ठीक है, तो केल्विन पैमाना के बारे में बोल रहा है, इसमें हिमांक जो है 273 केल्विन, एवं भाप बिंदु बोलेगा तो कितना होता है, 373 केल्विन होता है। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को जो है ना समान 100 भागों में जो है ना विभाजित कर दिया जाता है। ठीक है, तो केल्विन पैमाने के बारे में कह रहा है, याद रखिए केल्विन पैमाना जो है ना इसका हिमांक कितना होता है, 273 केल्विन से, और भाप बिंदु बोले 373 केल्विन होता है। ठीक है, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को जो है ना 100 भागों में क्या है, तो विभाजित कर दिया जाता है। और इसका अगर ताप का ऐसा मात्रक बोलेगा तो क्या होता है, केल्विन होता है। ठीक है, ये सभी पॉइंट याद रखिएगा।
चलिए आगे देखिए, आराम आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे कि सारा जो है ना क्लियर होते चले, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है परम शून्यताप। परम शून्यताप क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है कि पहला पॉइंट कह रहा है परम शून्यताप के बारे में, कह रहा है किसी वस्तु के अधिकतम ताप पर जो है ना ताप की कोई सीमा नहीं है। परम शून्य तापक्रम के बारे में बोल रहा है किसी वस्तु के अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं है, लेकिन जो है ना न्यूनतम तापक्रम की जो है ना क्या है तो सीमा है, ठीक है। आगे कह रहा है किसी भी वस्तु का ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम जो है ना नहीं हो सकता है, ठीक है। इसे क्या है तो परम शून्य ताप कहते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि केल्विन पैमाने पर इसे जो है 0 केल्विन लिखते हैं, जैसे अर्थात में क्या है 0 केल्विन बराबर क्या है तो -273.15 डिग्री सेल्सियस या 273.16 केल्विन बराबर क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है मानव शरीर का समान तापक्रम। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि मानव शरीर का समान तापमान जो है ना 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फारेनहाइट में इसका मान जो है 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है, ठीक है। तो फारेनहाइट में इसका मान कितना तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है, और केल्विन में इसका मान कितना 310 केल्विन होता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा मरकरी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो याद रखिएगा, देखिए कह रहा है कि डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा मरकरी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो देखिए कह रहा है कि पारा जो है उष्मा का क्या होता है अच्छा चालक होता है, और साथ ही यह उष्मा को क्या करता है अवशोषित नहीं करता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है पायरोमीटर। पायरोमीटर क्या है तो कह रहा है उच्च तापक्रम का माप करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो पायरोमीटर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं तो उच्च तापक्रम का माप करने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे क्या है तो सूर्य का तापक्रम और तारों, नेक्स्ट क्या है तारों का तापक्रम, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि प्रसर्व ध्वनि की आवृत्ति क्या हो, बताइए। प्रसर्व ध्वनि की आवृत्ति है कितना, बताइए क्या होगा। प्रसर्व ध्वनि की आवृत्ति क्या है बताइए। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 20,000 हर्ट्ज से क्या है तो अधिक, ठीक है। तो कह रहा है कि ध्वनि तरंग क्या है अनुदैर्घ्य आंतरिक तरंग होता है, ठीक है। तो ध्वनि तरंग क्या है अनुदैर्घ्य आंतरिक तरंग होता है। और नेक्स्ट कह रहा है अपसर्व तरंग के बारे में बोल रहा है कि 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली तरंगों को क्या बोलते हैं अपसर्व तरंगे कहते हैं, ठीक है। तो 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को क्या बोलते हैं अपसर्व तरंगे कहते हैं, और इसे हमारा कान जो है ना सुन नहीं सकता है, ठीक है। और इस प्रकार की तरंगों को बहुत बड़े आकार के स्रोतों से जो है ना उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि भूचाल। कह रहा है भूचाल के समय पृथ्वी में बहुत लंबी तरंग चलती है, ठीक है। कह रहा है भूचाल के समय पृथ्वी में बहुत लंबी तरंग चलती है, और ये क्या है तो अपसर्व तरंग है, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि हमारे हृदय की धड़कनों की आवृत्ति भी अपसर्व तरंगों की क्या है समान होती है, ठीक है। तो हमारे हृदय की धड़कनों की आवृत्ति भी क्या होती है अपसर्व तरंगों के समान होती है। नेक्स्ट है श्रव तरंगे, क्या है ऑडिएबल वेव्स। इसके बारे में कह रहा है श्रव तरंगे के बारे में कह रहा है कि जिन तरंगों को हमारा कान सुन सकता है उसे क्या कहेंगे श्रव तरंगे कहेंगे, ठीक है। जो जिन तरंगों को हमारा कान सुन सकता है उसे क्या बोलेंगे श्रव तरंगे कहेंगे, ठीक है। और इन तरंगों की आवृत्ति जो होती है 20 से लेकर कितना होता है तो 20,000 हर्ट्ज तक होती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रस्रव तरंगे। प्रस्रव तरंगे किसे कहेंगे अल्ट्रासोनिक वेव। तो कह रहा है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली तरंगों को जो है ना प्रस्रव तरंग कहा जाता है, ठीक है। तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाले तरंगों को क्या बोलते हैं तो प्रस्रव तरंगे कहा जाता है, ठीक है। अगर 20 हर्ट्ज से नीचे रहेगा तो क्या हो जाएगा, क्या होगा तो अपस्रव तरंगे होगा, ठीक है। और 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक उसको क्या बोलेंगे तो स्रव तरंगे बोलेंगे, ठीक है। और 20,000 से ऊपर रहेगा तो क्या बोलेंगे तो प्रस्रव तरंगे बोलेंगे, ठीक है। और आगे करा कि प्रस्रव तरंगे के बारे में मनुष्य के जो है ना कान से सुन नहीं सकते हैं, ठीक है। आगे करा कि परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि से सुन सकते हैं, किसको तो प्रस्रव तरंगे को, ठीक है। और आगे करा इन तरंगों को गाल्टन की गीटी के द्वारा तथा दाब प्रभाव की विधि द्वारा क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के कंपनों से जो है उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। आगे करा इन तरंगों की आवृत्ति जो है ना बहुत ऊंची होने के कारण ये अपने साथ जो है ना ऊर्जा ले जाती है, ठीक है। आगे करा साथ ही इनकी तरंग दैर्घ्य क्या है बहुत छोटी होने के कारण इन्हें एक पतले किरणपुंज के रूप में जो है ना बहुत दूर तक जो है ना भेजा जा सकता है, ठीक है। और आगे करा कि प्रसरत तरंग के बारे में बोल रहा है इन गुणों के कारण इन तरंगों के अनेक जो है लाभदायक क्या है तो उपयोग हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है प्रस्रव तरंगे का उपयोग। प्रस्रव तरंगों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है तो देखिए कहाँ कहाँ होता है। तो ये सब जो है ना
इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि संकेत भेजने में किस तरंग का प्रयोग करते हैं, तो प्रसरण तरंगों का उपयोग होता है, ठीक है। और गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में किसका प्रयोग होता है, तो प्रसरण तरंगों का उपयोग होता है। कीमती कपड़ों, वायुयान तथा गाड़ियों के पुर्जों को साफ करने में किस तरंग का प्रयोग होता है, तो प्रसरण तरंगों का प्रयोग होता है। कल कारखानों की चिमनियों को काली हटाने में प्रसरण तरंगों का प्रयोग होता है, ठीक है। दूध के अंदर हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने में प्रसरण तरंगों का प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है समुद्र की गहराई पता करने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि समुद्र की गहराई पता करने के लिए जो है ना सोनार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और सोनार ध्वनि के प्रवर्तन सिद्धांत पे क्या है, तो काम करता है। और सोनार एक ऐसी तकनीक है जो पानी की सतह पर भी क्या है या उसके नीचे नेविगेट करने, दूरियां मापने, संचार करने या वस्तुओं का पता लगाने के लिए ध्वनि प्रसार का जो है उपयोग करती है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सोनार एक ऐसी तकनीक है जो पानी की सतह पर या उसके नीचे नेविगेट करने, दूरियां मापने, संचार करने या वस्तुओं का पता लगाने के लिए ध्वनि प्रसार का जो है ना उपयोग करती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, सोनार साउंड नेविगेशन एंड क्या होता है, रेंजिंग होता है। कभी कभी जो है ना सोनार का फुल फॉर्म भी पूछ देता है कि सोनार का जो है ना फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब पूरा नाम क्या होता है, तो साउंड नेविगेशन एंड क्या होता है, रेंजिंग होता है, ठीक है। और इसमें जो है ध्वनि तरंग का क्या होता है, इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है रडार। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रेडियो डिटेक्शन एंड क्या होता है, रेंजिंग होता है। रडार का बोलेगा पूरा नाम क्या है, तो रेडियो डिटेक्शन क्या है, रेंजिंग है, ठीक है। और यह क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो वस्तुओं की उपस्थिति, स्थिति, आकार और गति का पता लगाने के लिए रेडियो तरंग का जो है ना उपयोग करता है, ठीक है। और रडार जो है रेडियो इको रेंजिंग तरंग के प्रवर्तन के सिद्धांत पे जो है ना काम करता है। तो रडार जो है ना, रडार क्या करता है, रेडियो इको के सिद्धांत पर क्या करता है, काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे कर रहा है FPS पत्ती। FPS पत्ती में द्रव्यमान की इकाई क्या है, बताइए। FPS पत्ती में द्रव्यमान की इकाई क्या है, बताइए। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, तो पाउंड है। क्या है, तो पाउंड है। तो FPS पत्ती में द्रव्यमान का इकाई क्या है, तो पाउंड है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि MKS, कह रहा है MKS पत्ती SI पत्ती में द्रव्यमान की इकाई क्या है, तो किलोग्राम है। MKS पत्ती या SI पत्ती में द्रव्यमान की इकाई क्या है, तो किलोग्राम है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जाम का जो पूछा हुआ क्वेश्चन है फिजिक्स का। देखिए उत्पाद व निरीक्षक उत्पाद दरोगा 1/9/2012 को एग्जाम हुआ, तो उसी में जितने भी फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा गया है सारा देखिए नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का आ रहा है कि डिटर्जेंट्स किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं, बताइए। डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं, क्या होगा। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी, पृष्ठ तनाव। क्या होगा, तो पृष्ठ तनाव, ठीक है। तो कह रहा है पृष्ठ तनाव के बारे में कह रहा है, सरफेस टेंशन के बारे में कह रहा है कि द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। तो कह रहा है कि द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण उसका पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में क्या है, रहती है। इसे ही क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं, ठीक है। और पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक बोलेगा क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर या जूल प्रति वर्ग मीटर होता है। और द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है, तो कम हो जाता है। द्रव का ताप बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, तो कम हो जाएगा, ठीक है। और पृष्ठ तनाव में पूछे जाने वाले प्रश्न क्या क्या है, देखिए। तो कह रहा है कि वर्षा के बंद, मतलब वर्षा के यहाँ पे बूंद होगा, वर्षा के बूंद गोलाकार होता है, इसका कारण क्या है, तो पृष्ठ तनाव ही है, ठीक है। तो वर्षा की बूंद जो है ना गोलाकार होता है, इसका कारण क्या है, तो पृष्ठ तनाव ही है। और गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गर्म द्रव का पृष्ठ तनाव कम होता है, जिससे वह जीव के ऊपर सभी भागों में क्या अच्छी तरह फैल जाता है। इसका किसका कारण है, पृष्ठ तनाव का ही कारण है, ठीक है। आगे देखिए। नेक्स्ट है पानी पर मच्छरों के लार्वा तैरते रहते हैं और पानी में तेल छिड़क देने पर उसका पृष्ठ तनाव जो है ना कम हो जाता है, जिससे लार्वा पानी में डूबकर जो है ना मर जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट करा कि पतली सुई पृष्ठ तनाव कारण ही पानी पर जो है ना तैराई जा सकती है, ठीक है। तो पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर जो है ना तैराई जा सकती है, ठीक है। और नेक्स्ट है साबुन, डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं, अतः वे मैल में गहराई तक चले जाते हैं, जिससे कपड़ा जो है ज़्यादा साफ होता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं क्योंकि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, तो कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं क्योंकि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा, तो कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सयांता विस्कोसिटी। क्या है, सयांता विस्कोसिटी। इसके बारे में कह रहा है कि यह केवल सयांता के बारे में कह रहा है, सयांता जो है यह केवल तरल का वह गुण है जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य
आपेक्षिक गति का विरोध करता है, श्यानता कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है श्यान बल, विस्कोस फोर्स। तो कह रहा है किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच की उनकी अपेक्षिक गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को जो है ना श्यान बल कहते हैं। ठीक है, तो श्यान बल किसे कहेंगे? तो किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनकी अपेक्षिक गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को जो है ना श्यान बल कहते हैं। ठीक है, और श्यानता केवल द्रवों तथा गैसों का क्या है? तो गुण है। ठीक है, आगे कह रहा है कि द्रव में श्यानता अणुओं के मध्य लगने वाले संसंजक बलों के कारण होती है। ठीक है, तो कह रहा है कि द्रव में श्यानता अणुओं के मध्य लगने वाले संसंजक बलों के जो है ना कारण होती है, और ठोसों में जो है ना श्यानता नहीं होती है। ठीक है, आगे कह रहा है कि गैसों में श्यानता द्रवों की तुलना में क्या होता है? बहुत कम होती है। गैसों में श्यानता द्रवों की तुलना में क्या होती है? बहुत कम होती है। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि एक आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है? शून्य होती है। एक आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है? शून्य होती है, और ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता घट जाती है। ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता घट जाती है, परंतु गैसों की जो है ना मतलब क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है श्यानता का ऐसा ही जो है ना डेकापॉइज है। श्यानता का ऐसा मतलब क्या है? तो डेकापॉइज या क्या है? पॉइजली है। ठीक है, या पास्कल सेकेंड मतलब पास होता है। ठीक है, बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए, कराय प्रत्यास्थता, इलेक्ट्रिसिटी क्या है इसके बारे में जानते हैं। कराइया पदार्थों का वह गुण है जिसके कारण वस्तु उस पर लगाए गए बाहरी बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है। जैसे ही बल हटा लिया जाता है वो अपनी पूर्ण अवस्था में क्या होता है? वापस आ जाती है। ठीक है, तो याद रखिए कि प्रत्यास्थता के बारे में एक प्रकार से यह पदार्थों का वह गुण है जिसके कारण वस्तु उस पर लगाए गए बाहरी बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है। जैसे ही बल हटा लिया जाता है वो अपनी पूर्ण अवस्था में जो है ना वापस आ जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि जो वस्तु परिवर्तन का जितना अधिक विरोध करेगा उतना ही जो है ना ज़्यादा प्लास्टिक माना जाता है। ठीक है, जैसे क्या स्टील रबड़ से ज़्यादा इलास्टिक जो है ना होता है। ठीक है, यहाँ पे इलास्टिक है, सॉरी। तो कह रहा है जो वस्तु परिवर्तन का जितना अधिक विरोध करेगा वह उतना जो है ना ज़्यादा इलास्टिक माना जाता है। ठीक है, और स्टील जो है ना रबड़ से ज़्यादा क्या है? इलास्टिक है। ठीक है, नहीं देखिए प्लवन, फ्लोटेशन क्या है? तो कह रहा है प्लवन के बारे में। तो उत्प्लावक बल क्या है? ब्यूएंट फोर्स। इसके बारे में कह रहा है कि यह प्लवन के बारे में कह रहा है यह द्रव का वह गुण है जिसके कारण वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, जिसे उत्प्लावक जो है ना बल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है यह बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर जो है ना कार्य करता है, जिसे क्या कहते हैं? उत्प्लावन केंद्र कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है उत्प्लावक बल द्रव में डूबी हुई वस्तु के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर क्या होता है? निर्भर करता है। तो उत्प्लावक बल द्रव में डूबी हुई वस्तु के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर क्या करता है? निर्भर करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि पिंड जब द्रव में पूर्णतः डूब जाता है तो उत्प्लावक बल का मान जो है ना पिंड के भार से क्या होता है? तो कम हो जाता है। तो कह रहा है पिंड जब द्रव में पूर्णतः डूब जाता है तो उत्प्लावक बल का मान पिंड के भार से क्या होता है? तो कम होता है। नेक्स्ट कह रहा है उत्प्लावक बल का मान ठोस वस्तु की प्रकृति एवं भार पर जो है निर्भर नहीं करता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि उत्प्लावक बल का नियम जो है ना किसने दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो उत्प्लावक बल का नियम किसने दिया? तो आर्किमिडीज ने दिया। नेक्स्ट है आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो कह रहा है जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में जो है ना कमी का क्या होता है? आभास होता है। ठीक है, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत कह रहा है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में जो है ना कमी का क्या होता है? तो आभास होता है, और भार में यह आभासी कमी जो है ना वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि प्लवन का नियम क्या कहता है? तो पहला पॉइंट कह रहा है प्लवन के नियम में कह रहा है संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव में क्या होती है? तो विस्थापित करती है। ठीक है, तो प्लवन के नियम में पहला पॉइंट कह रहा है कि संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव में क्या होती है? विस्थापित करती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ठोस का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में जो है ना होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के जो है ना बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है कि वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के क्या होनी चाहिए? तो बराबर होनी चाहिए। ठीक है,
और नेक्स्ट कह रहा है कि समान जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है, इसलिए उसमें तैरने में क्या होता है, उसमें तैरने में आसान होता है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि वान झील और मृत सागर नमक में नमक अधिक होने के कारण क्या उसमें मनुष्य क्या है, डूबता नहीं है। ठीक है। तो कह रहा है कि वान झील और मृत सागर में नमक अधिक होने के कारण उसमें क्या होता है, मनुष्य डूबता नहीं है। ठीक है। और नेक्स्ट है यदि एक नाव कह रहा है यदि एक नाव नदी में तैरते हुए समुद्र में जाएगा, कह रहा है कि यदि एक नाव नदी से तैरते हुए समुद्र में जाएगा तो नाव जो है ना, नाव नदी की अपेक्षा क्या होगा, समुद्र में जो है ना ऊपर उठ जाएगा। ठीक है। तो बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा है यदि एक नाव नदी से तैरते हुए समुद्र में जाएगा तो नाव जो है नदी की अपेक्षा क्या होगा, समुद्र में ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि जब बर्फ़ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का एक भाग पानी के ऊपर रहता है। कह रहा है कि जब बर्फ़ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का एक भाग पानी के ऊपर रहता है और 9 भाग जो है ना पानी के नीचे रहता है। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ़ तैर रही है, जब बर्फ़ पूरी तरह पिघल जाएगी तो पात्र में पानी का तल जो है ना बढ़ता नहीं है, पहले के है क्या है, समान ही रहता है, पहले जैसा क्या है तो समान रहता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है अपेक्षिक घनत्व को हाइग्रोमीटर से जो है ना मापा जाता है। तो अपेक्षिक घनत्व को किससे मापते हैं, तो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। ठीक है। जबकि अपेक्षिक आर्द्रता को जो है किससे मापते हैं, तो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। ठीक है। अपेक्षिक घनत्व बोलेगा तो हाइड्रोमीटर, क्या होगा, हाइड्रोमीटर, हाइग्रो नहीं होगा, हाइड्रो होगा। अपेक्षिक घनत्व को किससे मापते हैं, तो हाइड्रोमीटर से, और अपेक्षिक आर्द्रता का तो क्या होगा, हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। ठीक है। और दूध की शुद्धता किससे मापते हैं, लैक्टोमीटर से नापा जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कैसा क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत का क्या है, सुचालक है, बताइए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो विद्युत का क्या है, सुचालक है, बताइए कौन है। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, तो चांदी है। ठीक है। तो कह रहा है विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है, तो चांदी होता है, और चांदी हल्का उजला रंग का होता है जिससे क्या आभूषण जो है ना बनाया जाता है। ठीक है। और ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक बोलेगा तो क्या होता है, तांबा होता है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक बोलेगा तो क्या होता है, तो तांबा होता है। और मनुष्यों द्वारा खोजा गया पहली धातु क्या था, तांबा था। ठीक है। और सोना के बारे में कह रहा है यह सबसे अधिक आघात वर्धनीय एवं क्या होता है, तन्य होता है। सोना के बारे में कह रहा है सोना जो है ना यह सबसे अधिक आघात वर्धनीय एवं क्या होता है, तन्य होता है। ठीक है। और आगे कह रहा है यह हल्का जो है ना, सोना क्या हल्का पीला रंग का होता है। ठीक है। और इसका इस्तेमाल भी क्या है, आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। और नेक्स्ट है शुद्ध सोना जो है ना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। और 18 कैरेट सोने में जो है ना 75% क्या होता है, तो सोना होता है। और शुद्ध सोने का आभूषण नहीं बनाया जाता है क्योंकि शुद्ध सोना काफ़ी क्या होता है, मुलायम होता है। ठीक है। तो शुद्ध सोने का जो है ना आभूषण नहीं बनाया जाता है क्योंकि शुद्ध सोने काफ़ी क्या होता है, मुलायम होता है। और नेक्स्ट है सोने में कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाते हैं, तांबा मिलाया जाता है। तो सोने में कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं, तांबा मिलाते हैं। ठीक है। और धातु की शुद्धता को हॉल मार्क से जो है ना ज्ञात किया जाता है। और एक मार्क क्या है, तो यह भारत में कृषि उत्पादों पर क्या है, लगाया जाता है। तो क्वेश्चन बोलेगा कि एक मार्क जो है ना किस पर लगाया जाता है, तो भारत में कृषि उत्पादों पर लगाया जाता है एक मार्क। ठीक है। और इको मार्क किस पे लगाते हैं, तो पर्यावरण अनुकूलन उत्पाद पर जो है ना इको मार्क लगाया जाता है। ठीक है। नहीं देखिए कह रहा है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या है, तो कह रहा है ट्रेडमार्क एक प्रकार का प्रतीक है। प्रतीक शब्द, वाक्यांश, डिजाइन या इन सभी का क्या है, संयोजन होता है। तो ट्रेडमार्क क्या है, तो ट्रेडमार्क एक प्रकार का प्रतीक शब्द जो है ना, प्रतीक होता है, ऐसा शब्द बोल सकते हैं, वाक्यांश, डिजाइन या इन सभी का क्या है, संयोजन है। ठीक है। आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है इसका इस्तेमाल किसी कंपनी की वस्तुओं या सेवाओं को दूसरे से अलग पहचान देने के लिए जो है ना किया था। किसका प्रयोग करते हैं, ट्रेडमार्क का। ठीक है। और ट्रेड जो है ना, ट्रेडमार्क क्या है, बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है, राइट्स IPR के तहत जो है संरक्षित है। ठीक है। आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 12 कह रहा है 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होते हैं, क्या होते हैं, कौन सा लेंस, बताइए। कह रहा है 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में कौन सा लेंस होते हैं, बताइए। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, प्लोराइज होते हैं। क्या होते हैं, प्लोराइज होते लेंस होते हैं। ठीक है। तो कह रहा है प्लोराइज का उपयोग तीव्रता को नियंत्रित करने के लिए जो है ना किया जा सकता है। ठीक है। और धूप के चश्मे के कांच आदि में प्लोराइज का उपयोग फोटोग्राफिक कैमरे और उन चलचित्रों कैमरों में जो है ना किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्लोराइज का उपयोग तीव्रता को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है, और धूप के चश्मे के कांच आदि में प्लोराइज का उपयोग फोटोग्राफिक कैमरों और उन चलचित्र कैमरों में जो है ना किया जाता है। ठीक है। और आगे कह रहा है एक
एक क्लोराइड प्रणाली एक निश्चित विशिष्ट कोण पर जो है ना प्रत्येक आँख तक पहुँचने वाले प्रकाश को सीमित करके त्रिआयामी छवियों का भ्रम जो है ना बनाने के लिए पोलराइज्ड चश्मे का जो है ना उपयोग करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट है। देखिए, बिहार पुलिस सवाल निरीक्षक एसआई परीक्षा हल प्रश्न पत्र कब एग्जाम हुआ था? 11/3/2018 को एग्जाम हुआ था। ये देखिए फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, तो जितने भी इस शिफ्ट में फीस का क्वेश्चन पूछा गया है सारा देखिए क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों में विशिष्ट गुरुत्व को जो है ना मापता है? बताइए कौन मापता है? कह रहा है कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? बताइए किसको मापता है? तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? हाइड्रोमीटर। क्या होगा? हाइड्रोमीटर। अभी चर्चा किए थे हाइड्रोमीटर का। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि हाइड्रोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जो है ना मतलब सापेक्ष घनत्व को क्या करता है? मापता है। तो देखिए इसी क्वेश्चन से पता चलता है ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना जो एग्जाम में पूछा हुआ रहता है वो भी क्वेश्चन जो आगे जो एग्जाम होने लगा रहता है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है और उसका जब डिस्कशन पढ़िएगा तो उससे जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन उठा के डायरेक्ट डाल देता है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना उस पर आपको पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो याद रखिए कि हाइड्रोमीटर जो है ना एक ऐसा उपकरण है जो तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व जो है ना सापेक्ष घनत्व को मापता है और विशिष्ट गुरुत्व या आपेक्षिक घनत्व वस्तु का घनत्व एवं जल के क्या है? घनत्व का अनुपात है। ठीक है, आगे करा कि हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय व्याप्त आता मापी जाती है और ग्रेविमीटर से जो है ना पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में भिन्नता को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ग्रेविमीटर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में भिन्नता को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किया जाने वाला क्या? एक संवेदनशील उपकरण है। और हिप्सोमीटर क्या है? हिप्सोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका इस्तेमाल समुद्र तल से ऊंचाई मापने में किया जाता है। ठीक है, तो समुद्र तल से ऊंचाई मापने में किसका प्रयोग करते हैं? हिप्सोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है स्क्रू गेज से बारीक तारों के व्यास को मापा जाता है। ठीक है, तो स्क्रू गेज से क्या मापते हैं? तो बारीक तारों के व्यास मापा जाता है। ठीक है, और रेन गेज से जो है ना वर्षा की मात्रा मापी जाती है और गायरोस्कोप से घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि कुछ नहीं में कुछ का सृजन किस नियम के विरुद्ध है? बताइए। कह रहा है कुछ नहीं में कुछ का सृजन किस नियम के विरुद्ध है? बताइए। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। द्रव्यमान ऊर्जा क्या है? संरक्षण है। ठीक है, तो कह रहा है द्रव्यमान क्या है? तो कह रहा है ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे के क्या है? तुल्य है। इसका मतलब है कि ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। इसलिए किसी निकाय के लिए द्रव्यमान ऊर्जा संयुक्त रूप से क्या है? संरक्षित रहती है। ठीक है, और इस नियम को जो है समीकरण E=mc² में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, और यह नियम किसने दिया? तो आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कुछ नहीं में कुछ का सर्जन द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण नियम के क्या है? विरुद्ध है। करा कुछ नहीं में कुछ का सर्जन द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण के नियम के क्या है? विरुद्ध है। और द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यह बताता है कि द्रव्यमान का क्षय नहीं होता है। ठीक है, आगे करा कि द्रव्यमान किसी तत्व में एक ही समान ही बना रहता है। द्रव्यमान किसी तत्व में एक समान ही बना रहता है चाहे किसी स्थान पर उसे रखा जाए। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यह बताता है कि ऊर्जा की कुल मात्रा जो है नियत रहती है। ठीक है, तो कह रहा है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यह भी बताता है कि ऊर्जा की कुल मात्रा जो है नियत रहती है। ठीक है, आगे कह रहा है ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम क्या कर रहा है? तो कह रहा है यह नियम कहता है कि अगर किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल ना लगे। संवेग संरक्षण का नियम कह रहा है कि यह नियम कहता है कि अगर किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल ना लगे तो जो है ना उस वस्तु का क्या है? संवेग क्या होता है? स्थिर रहता है। ठीक है, और रॉकेट का उड़ना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे क्या है? तो कार्य करता है और यह न्यूटन के तीसरा गति नियम से क्या है? तो संबंधित है। ठीक है, तो याद रखिए कि रॉकेट का उड़ना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे क्या करता है? तो कार्य करता है। तो रॉकेट का उड़ना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है और यह न्यूटन के जो है तीसरा गति नियम से क्या है? तो संबंधित है। ठीक है, तो आज के लिए रहने दीजिए यहीं तक। अगले क्लास में जो है ना अगले क्लास में बिहार पुलिस सवाल निरीक्षक परीक्षा हल प्रश्न पत्र जिसका एग्जाम हुआ था 11/3/2018 का सेकेंड शिफ्ट का जो है ना क्वेश्चन पेपर यहाँ से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक कीजिएगा, हर ग्रुप में शेयर कीजिएगा और जितने लोग क्लास को नए देख रहे हैं सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसके पहले जितने भी पॉलिटी और बायोलॉजी करवाए हैं सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ जाके चेक कीजिएगा, आपको सारा क्लास मिल जाएगा। ठीक है, और इसका PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे जो है ना आपको सारा PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।